नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने दो पैरेलल मशीन को कनेक्ट करके एक बार फील्ड को बढ़ाया, दूसरी बार टार्क को बढ़ाया था या प्राइम मूवर की स्पीड को बढ़ाया था। अब हम लोग क्या करेंगे, दो पैरेलल मशीन ना लेकर के एक जनरेटर लेंगे और दूसरा इनफाइनाइट बस बार लेंगे। अब हम उसके क्या करेंगे, फील्ड को एक्साइटेशन करेंगे। तो मेरा जो आज का टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ वायरिंग द एक्साइटेशन ऑफ टू पैरेलल मशीन। तो आज का मेरा ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है पहला, इफेक्ट ऑफ वायरिंग द एक्साइटेशन। मतलब दो आपके मेरे पास मशीन है, एक जनरेटर 1 है और दूसरा क्या है, इनफाइनाइट बस बार है। अब बात करते हैं उस इनफाइनाइट बस बार का टर्मिनल वोल्टेज हमने VB लिया है, क्योंकि यहाँ पर VT नहीं लिखेंगे। VT की वैल्यू क्या हो सकती है, कम और ज़्यादा हो सकती है। इनफाइनाइट बस बार को VB लिया है क्योंकि इसका आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसमें आपका इनर्शिया क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। और तीसरा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कांस्टेंट होती है। ये इनफाइनाइट बस बार की क्या होती है, कंडीशन होती है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो EF इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB प्लस IA ZS हो जाएगा। अगर हमने क्या मान लिया, RA को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया या जीरो मान लिया, तो EF इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB प्लस IA एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर VB को हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट होगा। वो किसका होगा, बस बार का। यहाँ बस बार वोल्टेज होगा, बस बार का वोल्टेज है। यहाँ पर दो कंडीशन में लिया है, एक क्या करेंगे, ऑन लोड पर देखेंगे और दूसरा नो लोड पर देखेंगे। गलत, नो लोड और ऑन लोड। सबसे पहला कंडीशन है नो लोड कंडीशन में, मतलब दो मशीन है, एक आपका जनरेटर है या अल्टरनेटर है और दूसरा क्या आपका इनफाइनाइट बस बार है। उस पर हमने कोई लोड नहीं लगाया है। तब जब कोई लोड नहीं लगाए हैं तो टर्मिनल के क्रॉस या एक्सटर्नल लोड के क्रॉस आपके पास लोड चूंकि जीरो है, तो ओपन सर्किट के क्रॉस जो जनरेटर का और इनफाइनाइट बस बार का वोल्टेज का फेजर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, जो कि हम पीछे भी देख चुके हैं। मतलब EF और VB की दिशा क्या होगी, सेम होगी। वही हमने लिखा है, जब अल्टरनेटर और इनफाइनाइट बस बार को पैरेलल में कनेक्ट करके नो लोड पर ऑपरेट करते हैं, तो इस कंडीशन में एक्सटर्नल सर्किट के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज VB और EF क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। ठीक है, अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। मेरा क्या था, फील्ड को बढ़ाना था। अभी देखिए हमने क्या, यदि ऑल लॉसेज को क्या कर लिया जाए, जीरो मान लिया जाए, तो डेल्टा यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि ये क्यों होगा, क्योंकि नो लोड कंडीशन, इस पर कोई लोड नहीं है, तो डेल्टा आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा। अतः EB और VB की दिशा में जो एंगल होगा वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो P इक्वल टू भी क्या हो गया, जीरो मिल गया। अब देखिए, यदि VB और इक्वल टू EB पर जीरो वोल्टेज डिफरेंस के कारण कोई सर्कुलेटिंग करंट नहीं बहेगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। दोनों की वैल्यू बराबर है तो आपस में कोई भी सर्कुलेटिंग करंट नहीं बहेगी, क्योंकि ऊपर की वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस कंडीशन में अल्टरनेटर को बस पर फ्लोटिंग कंडीशन कहते हैं। मतलब अल्टरनेटर को अगर आप इनफाइनाइट बस बार से कनेक्ट कर दें और अल्टरनेटर ना उसको सप्लाई दे और ना ही उससे सप्लाई ले, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो जनरेटर होगा वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब हमने क्या किया है, यदि अल्टरनेटर को ओवर एक्साइट करें, मतलब हमने क्या कर दिया, अल्टरनेटर को ओवर एक्साइट करेंगे, तो ओवर एक्साइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू होता है, E इक्वल टू 4.44 N5F। मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। तो फ्लक्स क्या होगा, फील्ड को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ने से क्या हो जाएगा, EMF भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले EB और VB क्या थे, बराबर थे, लेकिन जब आपने क्या कर दिया, इसके फील्ड को बढ़ा दिया तो EF क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। पहले क्या था, EF इतने बराबर थी, लेकिन आपने क्या कर दिया, फील्ड को बढ़ा दिया, तो EF क्या हो जाएगी, बढ़ करके इतनी हो जाएगी। अब बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, अब इसमें सर्कुलेटिंग करंट बहने लगेगा, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस मिलने लगेगा। वोल्टेज डिफरेंस क्यों मिलने लगेगा, क्योंकि EF माइनस VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, आने लगेगी। पहले क्या आती थी, 0 आती थी। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं, तो जो सर्कुलेटिंग करंट होगी उसका एंगल क्या होगा, तो एंगल के इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग, पढ़ भी चुके हैं, बीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x/r, मतलब XS1 प्लस XS2 डिवाइड बाई RA1 प्लस RA2। RA1 RA2 की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, बहुत कम होता भी है, और जिससे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। अतः tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू 90 डिग्री होती है, अतः बीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये बीटा क्या होता है, बीटा आपके टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस, जिसको हम लोग EC बोलते थे, EC और IC के बीच का एंगल होता है। क्लियर है, ये टर्मिनल। तो यहाँ पर आपका क्या आया, तो जो वोल्टेज डिफरेंस आया तो ये IC आया। अब बात करते हैं, ये लैग ही क्यों करेगा, लैग इसलिए करेगा क्योंकि ये इंडक्टिव की तरह, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है आपका, 0 है, अतः ये क्या करेगा, लैग करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या, यही हमने लिखा है, यहाँ IC EF से 90 डिग्री लैग करती है, जो कि डीमैग्नेटाइजिंग नेचर की होती है। आपने फील्ड को बढ़ाया तो EF बढ़ा, EF बढ़ने की वजह से क्या हुआ, सर्कुलेटिंग करंट बहने लगी। ये सर्कुलेटिंग करंट क्या है, 90 डिग्री EF से लैग कर रही है, अतः ये डीमैग्नेटाइजिंग नेचर की है। तो जिससे क्या होगा, डीमैग्नेटाइजिंग नेचर की वजह से एयर गैप में जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो जब फ्लक्स कम होने लगेगा, यहाँ से जब फ्लक्स कम होने लगेगा तो EF क्या हो जाएगा, पुनः जो बढ़ी थी वो क्या करने लगेगी, घटने लगेगी। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को सिंक्रोनाइजिंग पावर बोलते हैं। जिस पावर से कम हो रहा है उसी को सिंक्रोनाइजिंग पावर कहते हैं, और जिस करंट से ये ऐसा होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग करंट कहते हैं। तो EF क्या होने लगेगा, जो बढ़ा था वो घटने लगेगा। यही हमने लिखा है, यदि अल्टरनेटर का, अब नहीं, दूसरी कंडीशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये घटने लगेगा, EF क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, EF घट करके पुनः VB के बराबर हो जाएगा। ये हमने लिखा है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, ये सिंक्रोनाइजेशन की वजह से हुआ था। अब एक कंडीशन तो हो गई, दूसरी कंडीशन क्या कर ली हमने, अंडर एक्साइट करने पर, मतलब जो फील्ड आपने बढ़ाया था, अब फील्ड को बढ़ाइए नहीं, अब उससे जो था उससे क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, पहले EF और VB क्या थे, बराबर थे। अब आपने क्या कर दिया, इसके फील्ड को कम कर दिया। फील्ड के कम होने की वजह से 4.44 N5F से क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका घटने लगेगा। तो जो देखिए अब EF क्या हो गए, घट गए। क्लियर है। अब ये EF घटने की वजह से क्या हो जाएगा, अब इसमें फिर पुनः सर्कुलेटिंग करंट बहने लगेगा, क्योंकि ये डिफरेंस आने लगेगा। अब सर्कुलेटिंग करंट बहने लगेगा। अब जो करंट इसके अंदर जो IC है वो क्या करने लगेगी, लीड करने लगेगी। पहले क्या कर रही थी, लैग कर रही थी, अब क्या करेगी, ये लीड करेगी। लीड करने की वजह से क्या हो जाएगा आपका, अब आप ये सोचेंगे कि ये लीड क्यों कर रही है। लीड इसलिए कर रही है क्योंकि ये क्या, IC क्या करना चाहिए, हमेशा IC को लैग रहना चाहिए। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा, VB आएगा, वो क्या करेगा, वो नीचे की दिशा में हो जाएगा। मतलब अब फाइनली आपका क्या होगा, ये लीडिंग कंडीशन पर है, मतलब ये EF से क्या कर रहा है, ये IC लीड कर रहा है। अब देखिए हुआ क्या, जब लीड करेगा तो आर्मेचर रिएक्शन किस नेचर का है, मैग्नेटाइजिंग नेचर का है। मैग्नेटाइजिंग नेचर में क्या हो जाता है, फील्ड को क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। तो अब जो EF क्या थी, जो EF घटी हुई थी वो क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। अब पुनः बढ़ करके क्या हो जाएगी, ये VB के बराबर हो जाएगी। तो ये क्या था, सिंक्रोनाइजिंग पावर थी। तो आपने दोनों कंडीशन में पाया, नो लोड कंडीशन में फील्ड को बढ़ाइए या फील्ड को घटाइए तो EF में जो परिवर्तन होता है, लेकिन सर्कुलेटिंग करंट की वजह से EF पुनः VB के बराबर हो जाता है।
क्लियर है? तो एक कंडीशन। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन, तो कंक्लूजन एक निकलता है, उस कंक्लूजन को भी देख लेते हैं। नो लोड कंडीशन पर डेल्टा क्या होगा? 0 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या दिया? EF की वैल्यू क्या है? EF की वैल्यू VB से बड़ी है। जब आपने क्या किया था? फील्ड को एक्साइट किया था, मतलब ओवर एक्साइट किया था, तो क्या बढ़ाया था फील्ड को, फील्ड के एक्साइटेशन को बढ़ाया था। उस समय अल्टरनेटर क्या करेगा? रिएक्टिव पावर देगा। वो रिएक्टिव पावर क्या करेगा? लो बस बार को देगा। लेकिन जब आपने फील्ड को कम कर दिया, जब आप फील्ड को कम कर देंगे तो EF की वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और जब छोटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? अब ये बस बार से रिएक्टिव पावर क्या करेगी? लेने लगेगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ? जब आप ओवर एक्साइट था या फील्ड एक्साइटेशन ज्यादा था, वो रिएक्टिव पावर इनफाइनाइट बस बार को देती थी। और जब फील्ड एक्साइटेशन कम हो जाता है तो वो क्या करता है? आपको रिएक्टिव पावर उससे क्या करने लगती है? बस बार से लेने लगती है। तो ये कंक्लूजन निकलता है। नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं नो लोड ऑन लोड कंडीशन, क्योंकि हमने नो लोड पढ़ चुके हैं। तो ऑन लोड कंडीशन में क्या होते हैं? इसमें एक अल्टरनेटर और इनफाइनाइट बस बार को पुनः पैरेलल में कनेक्ट करके उसके क्रॉस क्या कर देते हैं? लोड को लगा देते हैं। लेकिन जो लोड होगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उसके लोड को उसकी वैल्यू हम बदलेंगे नहीं। अतः जो P की वैल्यू आएगी, मतलब लोड EF VB एक्सेस साइन डेल्टा, EF VB एक्सेस साइन डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि आपने जो लोड लगा रखा है वो क्या रखा है? कांस्टेंट दे रखा है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो VB और एक्सेस, ये क्या है? VB क्या है? इनफाइनाइट बस बार का वोल्टेज है, और एक्सेस क्या? रिएक्टेंस है। ये दोनों क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। अतः क्या होगा? जो बचा क्या बचा? EF और साइन डेल्टा, EF साइन डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यदि लोड आपका कांस्टेंट है तो ये जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमने ये दिखा रखा है कि EF साइन डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अर्थात E की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन डेल्टा की वैल्यू घटेगी, और EF की वैल्यू घटेगी तो साइन डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी, जिसको हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं। अभी आगे और स्टडी इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। अब हमने क्या किया? माना अल्टरनेटर EF सप्लाई जनरेट कर रही है और पावर फैक्टर यूनिटी है और टार्क एंगल क्या है? डेल्टा है। तो सबसे पहली कंडीशन है, अभी हमने फील्ड को नहीं बढ़ाया है। तो फील्ड को नहीं बढ़ाया तो उस समय फेजर क्या था? ये आपका टर्मिनल वोल्टेज था, जिसको इनफाइनाइट बस बार का वोल्टेज बोल रहे हैं। और ये क्या था आपका? हमने क्या लिखा है उस समय? पावर फैक्टर क्या है? यूनिटी है। तो IB जो आपका IA होगा वो भी क्या होगा? इसी के दिशा में होगा। क्लियर है? इससे जब आप 90 डिग्री बनाएंगे तो IA एक्सेस बन जाएगा, और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आपका EF मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये पहली कंडीशन है। तो यहां से आप देख सकते हैं जनरेटर द्वारा जो EMF पैदा हो रहा है वो EF है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है? डेल्टा है। जो यहाँ पर हमने लिखा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर EF की वैल्यू डेल्टा है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? डेल्टा है। और आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या है? IA है, जो हमने यहाँ पर देख सकते हैं लिखे होंगे हम यहाँ पर। ये IA1 है और ये IA2 नहीं लिखा है, तो ये IA ये है आपका आर्मेचर करंट। क्लियर है? अब हम कंडीशन वो अप्लाई करने जा रहे हैं कि एक बार हम फील्ड को बढ़ाएंगे और दूसरी बार क्या करेंगे? फील्ड को घटाएंगे। तो पहला कंडीशन में लिखा है, यदि अल्टरनेटर को ओवर एक्साइट करने पर EF का मान बढ़ करके EF1 के बराबर हो जाता है। मतलब पहले EF ये था, अब ये आपने फील्ड को ओवर एक्साइट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? EF1 ये बढ़ जाएगा। इसके बढ़ने से क्या हो जाएगा? साइन डेल्टा की वैल्यू क्या होनी है? घट जाएगी, क्योंकि EF साइन डेल्टा क्या होना है? EF साइन डेल्टा कांस्टेंट होना है। तो आप ये देखिए, ये क्या हो गई? ये वैल्यू यहाँ बढ़ी तो ये डेल्टा1 क्या हो गई? छोटा, पहले डेल्टा था अब वो डेल्टा1 होगी, जो कि छोटी हो जाएगी। अब देखिए क्या है, आप इसका जब ग्राफ खींचेंगे ये हो गया। अब यहाँ पर इससे जो करंट की, पहले करंट क्या था? IA था।
अब आपने क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया और इससे जो आप करंट खींचेंगे, ये जो IA एक्सेस होगा उस IA से क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो अगर आप इस VT को मिला EF और VT को मिलाएंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो जो IA ऐसे था वो IA कैसे हो जाएगा, क्योंकि इससे 90 डिग्री बनाना है आपको। तो आपका करंट ऑटोमेटिक क्या हो गया, लैगिंग कंडीशन पर हो गया। पहले क्या था, यूनिटी पर था। मतलब आपने फील्ड को बढ़ाया, फील्ड को बढ़ाने पर जो करंट का नेचर हुआ वो क्या हो गया, लैगिंग कंडीशन पर हो गया। आपने कुछ नहीं किया, मात्र आपने फील्ड को बढ़ाया। तो फील्ड को बढ़ाने से क्या हो गया, जो करंट यूनिटी पर था वो क्या हो गया, लैगिंग कंडीशन पर हो गया और EF की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, वही हमने लिखा है डेल्टा, मतलब जनरेटर EMF के लिए EF1 जो बढ़ जाएगा, टार्क एंगल डेल्टा 1 जो भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और आर्मेचर करंट IA1 जो IA था वो क्या हो जाएगा, IA1 हो जाएगा और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, अब लैगिंग पर हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी क्या कंडीशन है, यदि अल्टरनेटर को अंडर एक्साइट करते हैं, अंडर एक्साइट करते हैं मतलब अब उसके फील्ड को क्या करते हैं हम लोग, कम करते हैं। कम करने से क्या होगा, जो फार्मूला होता है E = 4.44 N∅F। तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फील्ड को आपने, तो फील्ड कम होने से, फ्लक्स की वैल्यू कम होने से EF की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले EF था तो आपने फील्ड को बढ़ाया तो EF1 हो गया। अब आपने क्या कर दिया, फील्ड को घटा दिया। फील्ड को घटाने से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन आपको पता है EF साइन डेल्टा की वैल्यू क्या रखनी है, EF साइन डेल्टा की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। तो कांस्टेंट रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, EF घटा है तो डेल्टा को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, जिससे साइन डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जितना जिस रेशियो में घटेगा उसी रेशियो में ये बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये EF2 क्या हुआ, घटा, तो डेल्टा 1 क्या, अब ये क्या डेल्टा क्या होगा, डेल्टा 2 बढ़ गया। देख सकते हैं डेल्टा 2 बढ़ गया। तो यहाँ से आपने देख सकते हैं ये बढ़ गया। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि अब यहाँ से जब आप EF2 और VT VB को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये आपका ये आएगा। अब इससे जो होगा वो जो करंट था वो उससे क्या होना है, 90 डिग्री पर मेंटेन रखना है, क्योंकि IA एक्सेस क्या करेगा, वो लीड करता है। तो यहाँ से आप देखेंगे, अब यहाँ से अगर ये करंट था, अब ये करंट क्या होगा, इसको 90 डिग्री करने के लिए इधर नहीं जाएगा, अब ये करंट इधर आने लगेगा। अब यहाँ देखिए ये करंट, अब ये करंट क्या था, ये लैगिंग कंडीशन, सॉरी लीडिंग कंडीशन, क्योंकि करंट अब क्या करने लगेगा, VT से लीड करने लगेगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, लीडिंग कंडीशन। मतलब आपने क्या पाया, फिर से समझते हैं। यहाँ पर हमने ये पाया कि पहले क्या था, लोड की कंडीशन में, लोड की कंडीशन में आपका VB क्या था, कांस्टेंट था और आपका पावर फैक्टर क्या था, यूनिटी था। आपने फील्ड को बढ़ाया, फील्ड को बढ़ाने पर क्या हुआ, EF की वैल्यू बढ़ी। EF की वैल्यू बढ़ने से क्या हुआ, अब करंट क्या करने लगेगी, लैग करने लगेगी, मतलब वो लैगिंग कंडीशन पर आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या किया, अब उस दूसरी कंडीशन में आपने लिया कि लोड आप अभी भी वही रखे हैं, कांस्टेंट रखे हैं। उसके बाद आपने क्या किया, फील्ड को घटा दिया। फील्ड को घटाने पर क्या हुआ, आपका EF की वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई। EF की वैल्यू छोटी हो गई। EF की वैल्यू छोटी हो जाने के बाद आपका साइन डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि डेल्टा 2 की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अब जो मेरा क्या आ जाएगा, अब मेरा लेकिन जो करंट था जो लैगिंग कंडीशन पर थी, अब वो क्या हो जाएगी, लीडिंग कंडीशन पर। मतलब ओवर एक्साइट करने पर, ओवर एक्साइट करने पर क्या हुआ, ये लैगिंग कंडीशन में चली गई और अंडर एक्साइट करने पर ये क्या हो गई, लीडिंग कंडीशन पर हो गई। ठीक है, और एक कंडीशन था यूनिटी पर था, जब एक ऐसा कंडीशन था कि जब वो पावर फैक्टर यूनिटी पर था। तो इन तीनों कंडीशन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। उन तीनों कंडीशन को स्टडी करने पर हमें एक ग्राफ मिलेगा,
उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, भी कर्व ग्राफ बोलते हैं। क्यों भी कर्व ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि उसका जो फिगर बनेगा वो भी जैसा ही आएगा, जैसे यहाँ पर भी दिखा, इस पर और स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इससे पहले इसी पर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, ये कंडीशन था यूनिटी पावर फैक्टर, जब कंडीशन 1 लिए थे हमने, यहाँ पर कंडीशन 1 पर कंडीशन थी, मतलब यहाँ पर हमने फील्ड को न बढ़ाया था और न ही फील्ड को घटाया था, तो वो कंडीशन 1 थी। उसके बाद हमने क्या किया, फील्ड को बढ़ाया। फील्ड को बढ़ाने पर क्या हुआ था, अब मेरा करंट क्या कर गया, लैगिंग कंडीशन पर चली गई। तो ये आप देख रहे हैं लैगिंग कंडीशन पर चली जा रही है। ये आपका क्या है, फील्ड करंट है, मतलब फील्ड करंट को बढ़ाए हैं, तो यहाँ पर पहले था, अब फील्ड करंट को आपने बढ़ाया तो ये आया। तो फील्ड करंट बढ़ाने पर क्या होगा, ये लैगिंग, जितना ज़्यादा फील्ड करंट बढ़ाते जाएंगे ये लैगिंग क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाता है, ये और इस पर चला जाएगा, और ये क्या जाए और इधर चला जाए, वो उतना ज़्यादा लैगिंग होता जाएगा। मतलब फील्ड करंट बढ़ाने पर वो और लैगिंग होता जाएगा। क्लियर है। अब हमने क्या किया, पुनः इस पर यूनिटी पावर फैक्टर पर आते हैं और फील्ड करंट को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। जब फील्ड करंट को घटा देंगे तो EF2 क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी। छोटी हो जाने पर अब जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, Δ2, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए बढ़ जाने से क्या हुआ, बढ़ जाने से ये हुआ, ये आपका क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ जाने से क्या हुआ, तो EF sin डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब जो इस IA एक्सेस पर जो आप EF और V2 को जोड़ेंगे, ये जो आया IJ एक्सेस, इस पर आप जब 90 डिग्री खींचेंगे तो ये क्या करें, जो लैगिंग से वो क्या हो गया, लीडिंग कंडीशन पर आ गई। क्लियर है। लीडिंग कंडीशन पर आ गई मतलब अंडर एक्साइट में क्या होगा, ये लीड हो गया। एक चीज आपको और समझना चाहिए, यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या होगा, जो आर्मेचर करंट होगा वो सबसे छोटी होगी, मतलब सबसे कम करंट होगा। लेकिन जितना ज़्यादा लैगिंग करते जाएंगे, जितना ज़्यादा ओवर एक्साइट करते जाएंगे, आर्मेचर करंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये देखिए आर्मेचर करंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है जितना लैगिंग करेंगे, क्योंकि ये आर्मेचर करंट का वो है। और जितना ज़्यादा आप लीडिंग करते जाएंगे उतना ज़्यादा भी क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट बढ़ता जाएगा। तो ये जो ग्राफ होता है वो उसको क्या बोलते हैं, भी कर्व ग्राफ बोलते हैं। मतलब भी कर्व ग्राफ किसके किसके बीच में खींचा जाता है, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भी कर्व ग्राफ। एक चीज और समझ लीजिए, ये आपका क्या हो गया, भी कर्व ग्राफ होगा, ये फील्ड करंट हो गया, ये फील्ड करंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका आर्मेचर करंट हो गया। आपने ये पाया, आपने ये पाया, ये यूनिटी पावर फैक्टर था जहां पर करंट क्या थी, सबसे कम थी। ये क्या थी, ये आपका क्या था, लैगिंग की कंडीशन थी, और ये क्या था, लीडिंग की कंडीशन थी। मतलब इधर का जो लीडिंग है। अब आपने क्या किया, मतलब अब ये क्वेश्चन उठता है, लेकिन अगर दूसरी बात हम बताने जा रहे हैं, अगर यही क्या होता आपका मोटर होता, तो मोटर में ये जो लैगिंग है वो क्या हो जाती, लीडिंग हो जाती, और जो लीडिंग है वो लैगिंग हो जाती। मतलब सिंक्रोनस मोटर में ओवर एक्साइटेशन में वो किस तरह से बिहेव करेगा, लीडिंग पावर फैक्टर की तरह, और अंडर एक्साइटेशन में वो किस तरह से काम करेगा, लैगिंग की तरह काम करेगा। ये सिंक्रोनस मोटर की बात की है। मतलब ये जनरेटर का क्या होता है, उल्टा होता है। और एक चीज और याद रखने वाली बात है कि आर्मेचर करंट हमेशा यूनिटी पावर फैक्टर पर क्या होगा, सबसे कम होगा। अब नेक्स्ट आप चलते हैं। अब इससे हमें कंक्लूजन क्या निकला। अब देखिए कंक्लूजन ये निकलता है, रियल कंपोनेंट IA1 IA2 IA1 IA2 क्या होंगे, बराबर। मतलब आप फील्ड को कुछ भी बढ़ाइए घटाइए, जो IA का रियल कंपोनेंट, मतलब कास का जो करंट में दो होते हैं, एक साइन का कंपोनेंट होता है, एक कास का कंपोनेंट। मतलब कास की कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, रियल कंपोनेंट बोलते हैं। तो इसका जो रियल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। आप देख सकते हैं पहले IA क्या था, ये था IA, आपने क्या कर दिया, लैगिंग कर दिया। लैगिंग करने पर क्या हुआ, यहां पर ये क्या आएगा, ये करंट हो गई लैगिंग, मतलब ओवर एक्साइट करने पर। अभी भी जब इसका कास कंपोनेंट लेंगे, ये थीटा है,
तो क्या हो जाएगा आपका ये जो कंपोनेंट इसका ये कास वाला कंपोनेंट आएगा, ये क्या हो जाएगा IA1 कास θ1। ये भी अभी भी किसके बराबर है, IA1 के बराबर है। लेकिन यदि आप इसको क्या कर देंगे, लीडिंग कंडीशन में कर देंगे, मतलब ये लीडिंग कंडीशन में आपने आया IA2, अब इसका कास कंपोनेंट लेंगे तो ये भी क्या हो, ये थीटा है, ये θ2 है, यही कास कंपोनेंट आएगा और इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी IA2 कास θ2। मतलब आपने देखेंगे पहले IA था, उसके बाद IA कास 1 हो गया, उसके बाद IA कास 2 हो गया। तो यहां पर हर कंडीशन पर क्या हो गया, ये तीनों क्या दिख रहे हैं आपको फेजर से इक्वल दिख रहे हैं। मतलब आपके जो रियल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, वही रहेंगे, उसमें बदलाव नहीं आएगा। मतलब अगर आप फील्ड को बढ़ाएंगे तो जो पावर रहेगा अभी भी पावर उतना ही डेवलप करेगा, मतलब पावर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब एक्टिव पावर वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है VI cos थीटा। तो IA cos थीटा की वैल्यू हर कंडीशन में क्या इक्वल है, और वोल्टेज भी क्या है, यहाँ पर इनफाइनाइट बस बार का वोल्टेज है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। अतः हम बोल सकते हैं कि एक्टिव पावर में कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि उसके फील्ड में परिवर्तन किया जाए। एक चीज और यहां से निकलता है, दूसरी बात यहां से देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग क्या करें, EF कास्ट डेल्टा की बात करें, अगर इसकी वैल्यू EF कास्ट डेल्टा बोले तो इसकी बात करें, यहां पर पूरा ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, तो इसका जब आप कंपोनेंट लेंगे, ये इस EF का ये कंपोनेंट लेंगे, इस कंपोनेंट में आप देख रहे हैं जब EF कास्ट डेल्टा की वैल्यू, ये अगर ये थीटा है ये डेल्टा है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा EF कास्ट डेल्टा। अगर इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी होगी किससे, इस VB से, तो ये क्या करेगा, ये आपका रिएक्टिव पावर देगा। जब ये बड़ा होगा, मतलब इसका कंपोनेंट क्या होगा, कास कंपोनेंट ये बड़ा होगा, तो ये क्या करेगा, रिएक्टिव पावर इसको क्या करेगा, इनफाइनाइट बस बार को डिलीवर्ड करेगा, मतलब देगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है जब इसका बात करते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट इससे छोटी होगी, मतलब इसका रिएक्टिव कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये क्या इस समय क्या है, बड़ी है। दूसरी कंडीशन क्या है, EF कास्ट डेल्टा ये छोटी होगी। अब ये जब छोटी होगी तो ये क्या करेगा, ये जब छोटा है तो लेगा, तो कौन सा पावर लेगा, ये रिएक्टिव पावर लेगा। तो रिएक्टिव पावर लेगा, इसका मतलब ये क्या करेगा, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा। अब हमें यहाँ पर तीन कंडीशन हमने देखा है, एक कंडीशन था यूनिटी पावर फैक्टर, दूसरा था लीडिंग या लैगिंग, तीसरी कंडीशन थी लैगिंग, या ये बोल सकते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, तीन कंडीशन ये भी देखें। अब बात करते हैं कि नॉर्मल एक्साइटेशन। नॉर्मल एक्साइटेशन में क्या है, VB और आपका क्या है, EF कास्ट डेल्टा की वैल्यू क्या है, आपकी बराबर है। तो इस कंडीशन में आपका जनरेटर ना ही रिएक्टिव पावर देगा और ना ही रिएक्टिव पावर लेगा। क्लियर है। दूसरी कंडीशन में आपने क्या कर दिया, ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन में क्या हो जाएगा, EF की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, EF की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बड़ा हो जाएगा। इस कंडीशन में ये क्या करेगा, आपको रिएक्टिव पावर क्या करेगा, डिलीवर्ड करेगा। तीसरी कंडीशन क्या थी, अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन ये वाली कंडीशन थी, अंडर एक्साइटेशन। अब यहां पर ये क्या हो गई, ये असल अब ये क्या हो गई, इससे छोटी हो गई। अब छोटी हो गई तो ये क्या करेगा, ये रिएक्टिव पावर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या रिएक्टिव पावर लेगा। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है, और इन तीनों कंडीशन में एक ये कंक्लूजन निकलता है कि आपका आर्मेचर करंट क्या होगा, कम से कम होगा, छोटा होगा। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग सिंक्रोनस मशीन के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।